अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे डर्मा एंड रिहैबिलिटेशन मॉड्यूल रिलेटेड इंपॉर्टेंट BCQs पर। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट BCQ दैट इंक्लूड अ 50-year-old diabetic female patient having pustular lesion over her buttocks and thighs. These pustules will have hard blackish crusting on their edges, and on removal there will be the irregular ulcerations. So what will be the probable diagnosis? This is a ecthyma। बेसिकली जो इम्पेटाइगो होता है वो मोस्टली बच्चों में कॉमन होता है। बच्चों की कंटेजियस डिजीज़ होती है जो कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस करवा रहा होता है, एंड फेशियल लीजन इसमें ज़्यादा कॉमन होती है। कार्बंकल की बात की जाए तो ये आपके पास हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन होता है जो कि बैक ऑफ द नेक पे प्रेजेंट होता है और विद अ मल्टीपल पस ड्रेनिंग ओपनिंग्स। जबकि पायोडर्मा गैंग्रीनोसम इज रिलेटेड टू द इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज स्किन मैनिफेस्टेशन। बेसिकली वाई वी आर सस्पेक्टिंग इट एज इक्थाइमा, क्योंकि इक्थाइमा इम्पेटाइगो की ही सिवियर फॉर्म होती है जो कि इन्वॉल्व कर रही होती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल को, एंड एज दिस लेडी इज़ डायबिटिक पेशेंट सो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है ये। देन उसकी जो साइट होती है वो लोअर लेग्स के रीजन को इन्वॉल्व कर रही होती है, बटक्स, थाइज एंड लेग रीजन विल बी इन्वॉल्व। और जो इसकी लीजन होती है दैट इंक्लूड पेस्ट्यूलर लीजन विद एडहेरेंट क्रस्टिंग्स एंड अल्सरेशंस, सो दैट्स वाई दिस इज ए इक्थाइमा। Furtherly moving, by which month an infant should be able to hold his neck? Basically जो first neck holding जो बच्चे में देखी जाती है वो होती है by the month of 3. Neck holding is a part of the gross motor skills of the infant, developmental milestone of the infant, जो कि आपके पास इन्वॉल्व कर रहा होता है neck holding, sitting, walking and standing जैसी चीज़ें। So जो neck holding है बच्चों में 3 months पे स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली हमारे पास जो कार्डियक रिहैबिलिटेशन हो रही होती है वो पेशेंट वो होती है 4 फेजेस में। फेज़ 1 जो होती है वो इन पेशेंट इन हॉस्पिटल सेटिंग हो रही होती है। फेज़ 2 इज़ आउटडोर या इमीडिएट पोस्ट डिस्चार्ज जो आप रिहैबिलिटेशन कर रहे होते हैं कार्डियक पेशेंट की, वो फेज़ 2 में आती है। फेज़ 3 इन होम सेटिंग और कम्युनिटी सेटिंग भी कहलाती है। देन फेज़ 4 इज़ द मेंटेनेंस फेज़ जो कि लॉन्ग टर्म होती है और इसमें पेशेंट खुद से कुछ एक्सरसाइजेस करना सीख जाता है। सो द बेसिक जो BCQ पूछा गया दैट इज रिलेटेड टू द फेज 2, दैट इज द आउटडोर activity. Then next we have which one of the following tumor is most likely to be caused by actinic keratosis. Basically actinic keratosis जो होता है ये एक प्री मैलिग्नेंट लीजन होती है जिसमें होता क्या है, जो सनलाइट में अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस होती हैं उनकी वजह से DNA डैमेज होता है। अब DNA डैमेज विल बी एसोसिएटेड विद द हाइपरकेराटोसिस। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट जो एक्टिनिक केराटोसिस की लीजन्स होती हैं वो फेस पे मोस्ट कॉमनली अपेयर हो रही होती हैं। लिप्स के अराउंड इनकी लीजन को कहा जाता है एक्टिनिक चलाइटिस। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसमें सैंड पेपर लाइक कंसिस्टेंसी एंड क्यूटेनियस हॉर्न्स मिल रहे होते हैं। द टू करेक्टरिस्टिक लीजन्स फाउंड इन द एक्टिनिक केराटोसिस 2 to 5% मैलिग्नेंट पोटेंशियल रखती हैं ये कि ये कन्वर्ट हो जाए इनटू द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि एक्टिनिक केराटोसिस और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये प्री मैलिग्नेंट लीजन है या मैलिग्नेंट है। उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि जब आप हिस्टोलॉजिकली देखते हैं तो जो साइटोलॉजिकल एटीपिया होता है यानी एटिपिकल सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है एक्टिनिक केराटोसिस में वो सिर्फ लोअर लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस में मिल रही होती है, जबकि जो आपके पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसकी 5 लेयर्स को इन्वॉल्व कर लेता है। तो साइटोलॉजिकल एटीपिया विल अपीयर इन ऑल 5 लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस। Now next is in bones affected by osteoporosis there is basically osteoporosis जो आपके पास लीजन होती है ये आपके पास सनाइल एंड पोस्ट मैन्यूपोजल हो सकती है। सनाइल ड्यू टू द एज फैक्टर एंड पोस्ट मैन्यूपोजल ड्यू टू द ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। ना इसमें होता क्या है कि आपके पास जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ना, जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो बोन फॉर्मेशन रिड्यूस्ड हो जाती है, जबकि जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है जो कि बोन रिजॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं। सो एज अ रिजल्ट आपके पास बोन लॉस हो रहा होता है तो बोन मास डिक्रीज होता है एंड विच विल लीड टू फ्रिजिलिटी ऑफ द बोन। सो द आंसर वुड बी ए। Next BCQ we have is a 35-year-old female presented with the red papules over her skin after the use of facial cosmetic product. Basically आपके पास जो important point है इस BCQ में that is the facial cosmetic product के बाद lesions develop हुई हैं जो कि क्या है, vesicular oozing clear fluid lesions हैं, and then some are crusted lesions as well. After the application of the herbal preparations the lesions subsided within the 3 days. नाउ ये जो 3 डेज़ की हिस्ट्री है इससे आपको पता चल रहा है कि दिस इज़ नॉट अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया प्रोराइटिक स्वेलिंग्स होती हैं जो कि विद इन 24 आवर्स खुद ही खत्म हो जाती हैं, जबकि एम्पेटाइगो जो आपके पास कंडीशन है वो बच्चों में होने वाला एक इन्फेक्शन कंडीशन है जो कि होता है स्टेफिलोकोकस और ये इसकी वजह से उसमें कोई कॉस्मेटिक यूज़ की बात नहीं है। अरिथमा मल्टीफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो ये आपके पास ड्रग इंड्यूस्ड रिएक्शन होता है जो कि मोस्टली सल्फोनामाइड्स पेनिसिलिन जैसी ड्रग्स की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो रहा होता है बॉडी पर।
ये आपके पास जो लीजन है दैट इज एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस, जो कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होगा ड्यू टू द यूज़ ऑफ द फेशियल कॉस्मेटिक्स। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम में ही उनकी बॉडी पे रिएक्शन आ जाता है कोई भी इस तरह का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करने से, और कुछ लोग होते हैं कि वो कंप्लेन जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है कि मैं ये वाली जो क्रीम है ये मैं काफ़ी महीनों से लगा रही थी और मुझे अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं होता एंड ऑल ऑफ अ सडन ये रिएक्शन हो गया। सो प्रीवियस एक्सपोजर के साथ भी हो जाता है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और विद द फर्स्ट एक्सपोजर भी हो सकता है। सो दिस इज कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जो कि हो रहा है बिकॉज ऑफ फेशियल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। सो द आंसर वुड बी डी। Next we have which is the most commonly used and the least expensive prosthetic foot. Basically the answer is solid ankle cushioned heeled. C would be the answer because it is the least expensive. But इसका एक drawback क्या होता है कि ये आपके पास एक cosmetically तो appear हो जाता है कि हाँ foot है, बट फंक्शनली ये आपके पास बिल्कुल इमोबाइल होता है, इसमें फंक्शनैलिटी बिल्कुल नहीं होती। दैट्स इज़ अ कॉज कि आपके पास लीस्ट एक्सपेंसिव है। इसमें जबकि जो आपके पास अदर्स होते हैं लाइक सिंगल एक्सिस फुट, ये आपके पास डॉर्सिफ्लेक्शन प्लांट रिफ्लेक्शन जैसी एक्सरसाइजेस मूवमेंट करवा सकता है। मल्टी एक्सिस जो होता है डॉर्सिफ्लेक्शन प्लांट रिफ्लेक्शन इवर्जन इन्वर्जन सारी मूवमेंट्स ऑफ द फुट हो सकती हैं उस पर। जबकि जो आपके पास सी है इसमें मूवमेंट्स नहीं होती, एज अ कॉस्मेटिक पर्पज यूज़ हो रहा होता है मोस्टली इन द एल्डर्स। Then next we have which antifungal drug is used as topical application. Basically जितने भी others आपके पास given options हैं terbinafine, griseofulmin and fluconazole, these all are used as a oral antifungal agents for the treatment of the dermatophytes. जबकि जो clotrimazole है ये आपके पास only topical application है given in these options as an antifungal drug. So the answer would be C. Next, we have a 45-year-old male developed a dome-shaped, painful hard lump on the back of his neck. Along with that, he had a history of fever and malaise, and there are multiple follicular orifices from which the pus is oozing out. So this is अब क्वेश्चन में तो ट्रीटमेंट पूछा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो दिस इज़ कार्बंकल। बेसिकली कार्बंकल में क्या होता है कि बैक ऑफ द नेक पे आपके पास एक हार्ड लंप बन जाता है, रेड टेंडर लंप होता है, जिससे आपके पास मल्टीपल ऑरिफिसेस से पस जो होती है वो ऊज आउट कर रही होती है। वी हैव अ 3 टाइप्स ऑफ हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन। सो फर्स्ट वी हैव फॉलिक्यूलाइटिस, जिसमें आपके पास हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन होता है और पस एक्यूमुलेट हो जाती है इन द ऑस्टियम ऑफ द फॉलिकल। सेकंड वी हैव फिरंकल। फिरंकल में क्या होता है कि रेड टेंडर नोड्यूल बन रहा होता है विद अ सिंगल ओपनिंग थ्रू विच द पस इज ओजिंग आउट। कार्बंकल में भी रेड टेंडर नोड्यूल होता है बट विद अ मल्टीपल ओपनिंग्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि ये आपके पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में हो रहा था, लाइक डायबिटीज़ वगैरह जैसे पेशेंट्स में हो रहा होता है। सो इसकी ट्रीटमेंट में आप देते हैं फ्लूक्लोक्सासिलिन, जो कि आपके पास एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस है फॉर द कार्बंकल इन्फेक्शन। Next, we have a 16-year-old female with inflamed papules and pustules on face for 1 month, and on examination, they are open and closed uninflamed comedones. So, what will be the causative agent? So, Propionibacterium acne. जो होती है ये आपके पास एक्ने के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होता है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो होता है एम्पेटाइगो जैसे इन्फेक्शंस करवा रहा होता है। देन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस से रिलेटेड जो है आपने, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करवाने वाला ऑर्गेनिज्म है, ये आपके पास एक्थाइमा एरिसिपिलिस जैसी कंडीशंस डेवलप करवा रहा होता है। नेक्स्ट पीसीक्यू की बात करते हैं। 38-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद द डार्कनिंग ऑफ द स्किन, मींस हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है पेशेंट को। देन उसके बाद बेस लाइन में आपके पास लो सोडियम हाइपोनेट्रीमिया एंड हाई पोटेशियम हाइपरकैलीमिया मिल रहा है। सो दिस इज मोस्ट लाइकली एडिसन्स डिजीज ड्यू टू द एल्डोस्टेरॉन डेफिशिएंसी। Next, we have a 17-year-old male patient presented with a discharge of pus from penis for 3 days. He also complained for a painful frequent urination. Along with that, he is sexually active and with multiple partners. जब आपने ग्राम स्टेनिंग की तो उसमें आपको इंट्रासेलुलर ग्राम नेगेटिव राउंडेड बैक्टीरियाज मिले with a joint and pierce. So these diplococci are Neisseria gonorrhea. So the answer will be B. जो आपके पास Treponema pallidum है ये भी ग्राम नेगेटिव होते हैं with a spiral shape or corkscrew shaped. Then furtherly moving, what is the major goal of management of the acute stroke in early stage? Acute stroke के मैनेजमेंट का जो सबसे पहला मेजर गोल या मोटिव होता है वो होता है कि पेशेंट को मोर्टेलिटी डेथ रेट को कम करना। सेकंड पे आ जाता है किसी डिसेबिलिटी से बचाना, कोई पोस्ट स्ट्रोक कोई कंटिन्यूस सिम्टम, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स को कोई हेमीप्लेजिया डेवलप हो जाता है या पैराप्लेजिया जैसी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचाना। बट द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट टू प्रिवेंट और टू रिड्यूस द मोर्टिलिटी रेट। The next PCQ include a 42-year-old male patient, diabetic है with fever and pain on the right side of the chest. The
Skin manifestation include pain and blistering rashes that appears in the painful areas of the skin, starting from the mid of the sternum and extended to the back on the right side only. So ये आपके पास क्या है कि पेशेंट को prodromal symptoms भी है like fever, malaise and pain. Along with that, there are the eruptions of the blisters and vesicles. Now a very important point is that कि जो आपके पास vesicles है ना वो कहाँ पर है, mid of the sternum से लेके back तक जा रहे हैं और वो एक ही साइड पर है. That is representing a dermatomal pattern. And the patient is diabetic, that means he is immunocompromised. This is most likely herpes zoster virus causing shingles. शिंगल्स वो डिजीज़ होती है जिसमें आपके पास जो वेजिकुलर इरप्शंस होती है वो डर्माटोमल पैटर्न पर होती है. T1 से लेके L2 इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द शिंगल्स. सो द आंसर वुड बी बी. The next we have a 25-year-old female presented with the two brownish papules on the dorsum of the thumb. Dorsum of the thumb पे पेप्यूलर लीजन बन रही है. ये जो पेप्यूल्स हैं ये हाइपरकेराटिक एंड वेरिकस है. अलॉन्ग विद दैट एक डार्क पॉइंट प्रेजेंट है जो कि शो कर रहा है थ्रोम्बोस्ड कैपिलरीज को. सो दिस इज मोस्ट लाइकली ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस कॉजिंग कॉमन वार्ड्स. नाउ जो आपके पास ये कॉमन वार्ड्स होते हैं इनकी जो करेक्टरिस्टिक लीजन्स होते हैं दैट इंक्लूड पेप्यूल्स विद अ रफ सरफेस, ब्लैक डॉट ऑन द सरफेस ऑफ द पेप्यूल्स शोइंग द थ्रोम्बोस्ड कैपिलरीज एंड हाइपरकेराटोसिस. ठीक है, ये 3 क्लासिकल फीचर्स मिल रहे होते हैं. नाउ ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें आपके पास क्रायोथेरेपी, लेज़र एक्सीजन होती है. जो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे सर्जिकल एक्सीजन, सो दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल. लेज़र एक्सीजन हो रही होती है. क्रायोथेरेपी करवा सकते हैं, फोटोडायनामिक थेरेपी करवा सकते हैं. तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो मोस्ट कॉमन या इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली जो चॉइस है दैट इज द इलेक्ट्रोकॉटरी विल बी द राइट आंसर. विच एंटीफंगल ड्रग ओनली एडमिनिस्ट्रेड बाय ओरल रूट, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया जो ग्रीजियोफिल्विन, टर्बीनाफिन्स होती हैं ये आपके पास ओरली यूज़ हो रही होती हैं. तो ग्रीजियोफिल्विन विल बी द आंसर. एम्फोटेरिसिन भी आईवी रूट के जरिए दी जाती है. कीटोकोनाजोल्स जो होते हैं ये टॉपिकल फॉर्मुलेशन में अवेलेबल होती हैं. The next PCQ is the process designed to facilitate recovery from injury, illness or disease to as normal as possible. This is known as rehabilitation. Basically rehabilitation वो field है आपके पास या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है जिसमें जो आपके पास जो बेसिक मोटिव होता है, एम होता है, वो यही होता है कि ऐसे पेशेंट्स जिनकी कोई इंजरी हुई लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वगैरह या फिर कोई डिजीज़ थी जैसे स्ट्रोक, कार्डियक प्रॉब्लम्स वगैरह जिसकी वजह से पेशेंट सफ़र कर रहा है, तो उसकी उस कंडीशन और इलनेस से होने वाली जो डिसेबिलिटी है उसको प्रिवेंट करके इतना मैक्सिमम लेवल तक ले आना कि वो अपनी रोज़मर्रा के काम खुद से कर सके, मैक्सिमम फंक्शनैलिटी तक उसे ले आना, दैट इज़ रिहैबिलिटेशन. Then we have a 56-year-old male presented with a generalized crusting. Now there is a crusting in the finger webs for the 2 months. He is suffering from paralysis of all limbs since 2 years and there is a family history of itching. So this is most likely नॉर्मन स्केबीज़. बेसिकली जो आपके पास नॉर्मन स्केबीज़ होती है ये सिवियर फॉर्म ऑफ द स्केबीज़ होती है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स में हो रही होती है. जैसे कि पेशेंट आपके पास ओल्डर इंडिविजुअल है अलॉन्ग विद दैट क्वाड्रिप्लेजिया यानी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उस पेशेंट को. देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि फैमिली हिस्ट्री है इचिंग की और पेशेंट को डायरेक्ट आपके पास क्रस्टेशंस की हिस्ट्री दी जा रही है. बेसिकली नॉर्मन्स की भी सीवियर फॉर्म होती है इसीलिए क्योंकि पेशेंट को इसमें इचिंग नहीं होती बिकॉज उनकी जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से सेंसेशंस कम हुई होती है और इचिंग नहीं होती, डायरेक्ट लीजन्स अपीयर हो रही होती हैं ऑन द फिंगर वैब्स और जो सेक्सुअल साइट्स भी कॉमन होती है स्केबीज़ वहाँ पर. सो इसमें जो आपके पास बिकॉज इट इज़ द मोस्ट सिवियर फॉर्म तो आप इसमें टॉपिकल परमेथ्रिन यूज़ कर भी सकते हैं बट मोस्टली होती नहीं है बिकॉज ये आपके पास बहुत ज़्यादा सिवियर फॉर्म होती है. इसमें जो है आप ओरल आइवरमेक्टिन विल बी यूज्ड. ओरल आइवरमेक्टिन जो होती है ये आपके पास कैसे यूज़ होती है, इसकी जो डोज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ 200 माइक्रोग्राम पर केजी. लेकिन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो 200 माइक्रोग्राम पर केजी आइवरमेक्टिन का यूज़ है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन प्रेग्नेंट लेडी एंड अ पेशेंट हुज वेट इज़ लेस देन 15 kg. दो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसकी डोज भी आपको पता होनी चाहिए और ये भी पता होनी चाहिए कि जो नॉर्मन स्केबीज़ की चॉइस ऑफ ड्रग होती है दैट इज़ ओरल आइवरमेक्टिन. Furtherly moving, which advice should be given for the rehabilitation of patient who has been diagnosed with the osteoarthritis? So that would be B. Do exercises that increases the muscle mass. देखिए ए जो है हैवी वेट लिफ्टिंग ये भी आप पेशेंट को मना करेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में एडवाइस करते हैं ना वो ये है कि मसल मास को इंक्रीज़ करें.
The advice that is given to the osteoarthritic patient is B. Do exercises that increases the muscle mass. Basically, muscle mass को increase करना, strong करना help करेगा कि जो उनकी joints की pain है, stiffness है, उसमें reduced हो. Then weightlifting is also a part of osteoarthritic management. But जो most important है वो ये है कि muscle mass को increase करना, ताकि joint का जो stiffness है, जो इसमें severe pain हो रहा है, उसको reduce किया जा सके. Then next we have a 25-year-old female presented to the skin OPD with the small itchy lesions on both earlobes that were previously occurring because of wearing earrings. Then she had a history of same types of lesion on the wrist after wearing a wrist watch. मतलब पहले earring पहनी, उसके बाद ear पे lesions develop हो गई and then wrist watch पहनने की वजह से wrist पे. तो जो patient है वो कुछ उस material से उससे allergic है जो कि जिससे ये wrist watches या earrings बनी हुई हैं. So आपने जो इसकी management का important step है, that is the prevention of exposure. कि जिस भी चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है, अगर किसी को ज्वेलरी से हो रही है तो आप वो ज्वेलरिक प्रोडक्ट ना पहने. अगर किसी को किसी प्लांट से हो रही है तो आप उसको अवॉइड करें. तो एक्सपोजर को अवॉइड करना इज़ अ की इन द एलर्जिक एक्जिमेटस लीजन्स. सो ये आपके पास इसका आंसर होगा बी, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ द एक्सपोजर. Then we have which mutation take place in the pathogenesis of the melanoma. The most important mutation is RAS mutation. Then next we have which cancer is most likely to develop in patient who had renal transplantation. Basically renal transplantation या osteomyelitis जैसी conditions में जिसमें आपके पास skin involved हो रही हो, उसमें most likely जो tumor होता है that is squamous cell carcinoma. So answer would be C. Then next we have a 3-year-old boy develops red papules around his mouth and nose. So facial region involved हो रहा है जिसमें आपके पास papules जो होते हैं वो vesicles बन रहे हैं, then pustules बन रहे हैं. Then at last जो है आपके पास amber colored honeycomb like crustings develop हो जाती हैं. पेशेंट ए फेब्राइल है, कोई आपके पास वाइटल्स एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये अदर फिजिकल फाइंडिंग्स नहीं मिलती. सो दिस इज मोस्ट लाइकली एम्पेटाइगो दैट इज कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस. नाउ बाकी फीचर्स क्यों नहीं हो सकते. बेसिकली जो स्केबीज़ होते हैं उसमें इचिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है और ये आपके पास फ्लेक्चरल साइड पर होती है, फेस पर नहीं हो रही होती. देन चिकन पॉक्स की बात की जाए तो उसमें फीवर और मलेरिया की हिस्ट्री ज़रूर मिल रही होती है. जबकि एम्पेटाइगो जो होता है ये आपके पास 2 से 5 साल के बच्चों में बहुत कॉमन इन्फेक्शन हो जाता है ड्यू टू द स्टेफिलोकोकस ऑरियस. Then the next BCQ include which level of prevention involves limiting and reversing disability caused by impairment. Basically we have 3 types of prevention: primary, secondary and tertiary prevention. Primary prevention क्या होती है कि reduce करना the occurrence rate of impairment. Secondary prevention is limiting and reversing the disability caused by impairment. Then the third we have tertiary, that include preventing transition of the disability to the handicap. बेसिकली जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि इम्पेयरमेंट, देन डिसेबिलिटी एंड देन वी हैव हैंडीकैप, ये तीनों एक दूसरे की कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं. इम्पेयरमेंट होगी, उसकी वजह से डिसेबिलिटी होगी और उसकी वजह से हैंडीकैप होगा पेशेंट. तो डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना इज इंक्लूडेड इन द सेकेंड लाइन ऑफ प्रिवेंशन, दैट इज द सेकेंडरी प्रिवेंशन. सो आंसर वुड बी बी. Then the next BCQ is Fincliston test is positive in dequervant tenosynovitis, that the answer is C. Basically ये आपके पास इन्फ्लेमेशन हो रही होती है फर्स्ट डॉर्सल कंपार्टमेंट ऑफ द हैंड मसल्स की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्वॉल्व कर रहे होते हैं एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस. दोनों मसल्स के नाम याद रखिएगा. कुछ BCQs ऐसे भी हैं जहाँ पे मसल्स के नाम पूछे हुए हैं. अलॉन्ग विद दैट आपके पास डोमिनेंट हैंड में पॉजिटिव होते हैं, ज़्यादा ये कंडीशन डेवलप होती है. इसमें जो है जो फिनक्लिस्टन टेस्ट होता है इसमें आप पेशेंट की फिस्ट बनवाते हैं और जो आपके पास रिस्ट जॉइंट है ना उसकी लिटिल फिंगर की तरफ डेविएशन करवा रहे होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं तो सिवियर पेन डेवलप होता है. तो दैट इज पॉजिटिव इन द डिक्वेरवेंट टेनोसाइनोवाइटिस. Then the next BCQ is the pathogen of scalp ringworm. जो आपके पास scalp ringworm है that is Taenia capitis, जबकि जो Taenia pedis होता है that is causing or known as athlete's foot. Taenia nigra palms and scalp lesions के लिए responsible है. Taenia barbae is responsible for the hair infection. So the answer is D, that is scalp ringworm. The next BCQ include a 55-year-old male non-diabetic patient with a chronic pruritus all over the body. There are excoriation marks on the body. There is no family history of itching. What is the most likely diagnosis? So the answer would be C, chronic renal failure, because जब आपके पास यूरीमिया हो रहा है पेशेंट को, जिसका क्लासिकल फीचर क्या होता है कि पेशेंट की स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही होगी. जीरोसिस दैट इंक्लूड ड्राइनेस ऑफ द स्किन एंड प्रूराइटिस दैट मीन्स इचनेस ऑफ द स्किन. So this is most likely the answer is chronic renal failure due to uremia. और इसकी जो साइट होती है मोस्ट कॉमन दैट इज द forearm and the back regions.
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दैट इंक्लूड अ 15-year-old मेल प्रेजेंटेड टू द डर्मेटोलॉजी ओपीडी विथ scaly itchy papules on trunk. Along with that, on examination, the findings are purplish colored, flat top, polygonal lace-like lesions. So this is most likely lichen planus. Lichen planus के आपने 5 to 6 P's याद रखने होते हैं, वही आपके पास हर क्वेश्चन की सिनारियो में आपको करेक्टरिस्टिक फीचर्स बताते हैं जिसकी वजह से आप सस्पेक्ट करते हैं lichen planus. So this include purplish in color. The lesion would be purplish in color. Then plain टॉप्ड मिलती हैं आपको, यानी फ्लैट होगी. देन पेप्यूलर लीजन्स होती हैं, प्रियोराइटिक होती है, जैसे इस पेशेंट में भी इचिनेस की कंप्लेन है. पॉलीगोनल होती हैं, प्लैक लाइक लीजन्स होती हैं. सो दिस इज मोस्ट लाइकली लाइकन प्लानस. लाइकन प्लानस अगर ओरल कैविटी को इन्वॉल्व कर रहा होता है तो आपको मिलता है वाइकन स्ट्रायास. ये भी उसकी एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट BCQ. इससे पहले मैं आपको मेलानोमा के क्राइटेरिया समझाती हूँ. मेलानोमा में ABCD क्राइटेरिया होता है. A मतलब एसिमेट्री होना, B मतलब इरेगुलर बॉर्डर्स होना, C मतलब कलर वेरिएशंस होना एंड D स्टैंड फॉर डायमीटर इंक्रीज. डायमीटर अगर 6 मिलीमीटर से ज़्यादा है या 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है. Now, in this patient, the lesion is present on the foot for 2 months. On examination, the lesion is 2 centimeter in size, having raised irregular borders, variable pigmentations. So the most likely the diagnosis is melanoma. जो अदर्स ऑप्शंस हैं C and D, दीज आर द टाइप्स ऑफ द मेलेनोसाइटिक नेवस, जो कि आपके पास एक बेनाइन कंडीशन होती है. इसमें आपके पास जो इंट्राडर्मल लीजन्स हो रही हो तो फिर इंट्राडर्मल नेवल्स कहलाता है वो, और अगर डर्मापिडर्मल जंक्शंस पे हो रही हो तो जंक्शनल नेवस कहलाता है. सो दीज बोथ आर द प्री मेलिग्नेंट लीजन्स या बेनाइन लीजन्स होती हैं. अगर इस प्रीवियसली जो आपके पास नेवस प्रेजेंट है उनमें अगर ये चेंजेस आना शुरू हो जाएं ABCD प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग तो फिर वो मेलानोमा बन जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डर्मा एंड रिहैबिलिटेशन मॉड्यूल BCQs. होप्स आपको समझ आया होगा. जज़ाकल्लाह. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ब्रेन बूस्टर मेडिकोस. जज़ाकल्लाह.